वेलकम टू जहांगीर स्टडी। मैं संतोष जहांगीर। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर शुंग वंश का अध्ययन करेंगे। शुंग वंश का शासन 185 ईसा पूर्व से 43 ईसा पूर्व तक का था और इसमें इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसके जो महत्वपूर्ण अन्य राजा थे वो थे अग्निमित्र, ज्येष्ठ मित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य सम्राट, अंतिम मौर्य सम्राट था वृहदत्त, उसका प्रधान सेनापति था। उसने उसकी अयोग्यता को देख के उसकी हत्या करके सिंहासन प्राप्त कर लिया। उसने मौर्य सम्राट, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। देखा जाए तो शुंग वंश, ये शुंग वंश के कहाँ के थे? उज्जैन प्रदेश के थे, जहाँ इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। शुंग वंश के जो शासक जो पूर्वज माने जाते हैं वो कहाँ के थे? उज्जैन के। मित्र संघ ने, पुष्यमित्र संघ ने विदिशा को दूसरी राजधानी बनाया। प्रथम राजधानी तो वास्तविक थी वो मगध, जिसमें मौर्य साम्राज्य का शासन था। तो मगध तो राजधानी होगी जब उसके शासक हो जाएगा। उसके बाद ये दूसरी राजधानी ने विदिशा को बनाया था। पुष्यमित्र सिंह ने विदिशा को दूसरी राजधानी बनाया था। पुष्यमित्र सम्राट होते हुए भी अपने आप को सेनापति कहना यदि पसंद करता था। वो एक सम्राट था फिर भी, क्योंकि उसको सेनापति कहना अच्छा लगता था। मैंने आपको बताया था कि मौर्य सम्राट, अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त का वो सेनापति था। इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। जो पुष्यमित्र शुंग था वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ज्यादा कट्टर ब्राह्मणवादी था। वो एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। वह बौद्ध धर्म का विरोधी था, बौद्ध धर्म का विरोध करने वाला था। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी पुष्यमित्र शुंग ने, और अपने राज्य काल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। 2 बार अश्वमेध कराने वाला शासक था वो। उसने 2 बार अश्वमेध कराया। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि, उसके अश्वमेध यज्ञ में उसका पुरोहित था। जो व्याकरण था, पतंजलि जो व्याकरणाचार्य था, वो अश्वमेध यज्ञ में उनका पुरोहित बना था, और उनका जो पुरोहित भी वही था। इसके अलावा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप, जब मौर्य सम्राट ने बौद्ध धर्म को बहुत अधिक भारत में प्रचार प्रसार किया, उससे भारत में हिंदू धर्म का ह्रास हो गया था, पतन हो गया था। उसी हिंदू धर्म को उसने, पुष्यमित्र शुंग ने पुनर्जीवित किया, हिंदू धर्म का पुनर्गठन किया, उसको पुनर्जीवित किया। बौद्ध रचनाओं के अनुसार जो पुष्यमित्र शुंग था वो बौद्धों का हत्यारा कहलाता था। बौद्ध मठों और विहार को नष्ट करने वाला बताती है। जो बौद्ध रचनाएं, जो बौद्ध ग्रंथ थे, वो पुष्यमित्र को बौद्धों का हत्यारा, बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं का, बौद्धों का, उन्होंने बौद्ध धर्म को मानने वालों की उन्होंने हत्या की थी। बहुत सारे बौद्ध मठों और विहार को नष्ट कराया था। और पुष्यमित्र शुंग ने, जो अशोक ने, मौर्य सम्राट अशोक ने 84,000 जो स्तूप बनाए थे उन सबको नष्ट करवा दिया था। तो एक तरीके से बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था। वो भारत में से बौद्ध धर्म को बिल्कुल नष्ट करने के लिए तुला हुआ था, और हिंदू धर्म को उसने पुनर्जीवित किया। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना, जो मनुस्मृति है, जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं, उसकी रचना भी इसी शुंग वंश के काल में हुई थी, क्योंकि ब्राह्मणवादी था, ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। तो मनुस्मृति की रचना इसी युग में हुई। मनुस्मृति के अनुसार एक बात बताई गई है, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। कहने का मतलब यह है कि शुंग वंश में नारियों का बहुत ज़्यादा सम्मान भी किया जाता था। नारियों का बहुत ज़्यादा सम्मान शुंग वंश के शासक करते थे। शुंग काल में विदिशा का राजनीतिक सांस्कृतिक महत्व बढ़ गया, क्योंकि वह सेकंड राजधानी बन गई थी। प्रथम राजधानी उनकी थी मगध, और सेकंड राजधानी बनी थी विदिशा। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। जो संस्कृत भाषा था उसका पुनरुत्थान किया गया, तथा इसके उत्थान में जो महर्षि पतंजलि था उनका विशेष योगदान था। संस्कृत का दोबारा से पुनरुद्धार करना, ये भी शुंग काल की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अब देखिए शुंग वंश का जो मैप है, इसमें मैंने आपको बताया, इसमें मैप में दे रखा है ये शुंग वंश का शासन यहाँ तक था, जो लाल कलर में दे रखा है। कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, सांची, सांची के विदिशा, जो विदिशा राजधानी है सांची के अंदर, उज्जैन, ये शुंग साम्राज्य था। तो पाटलिपुत्र उस समय मगध की राजधानी, तो पाटलिपुत्र प्रथम राजधानी शुंग एम्पायर। जो सेकंड राजधानी वो कौन सी थी? विदिशा राजधानी थी। इनके साथ में जिनके पड़ोसी जो शासक थे वो भी हम एक बार देख लेते हैं।
ये सातवाहन वंश, सातवाहन वंश का शासन यहाँ तक था। ये दक्षिण के अंदर अमरावती, नागरकुंडा, श्रीरंगम और सत्यमपुरा, तो ये जो शासक थे, ये सातवाहन वंश का जो शासन समय, तो वो इनका शासन यहाँ तक फैला था। विदेशी शासन की बात करें तो इंडो ग्रीक जो सिटीज थे वो थे अलेक्जेंड्रा, एनोसिया, अलेक्जेंडर, हिंदूज, तक्षशिला, कपिसा, यहाँ पे विदेशी शासन था। तो ये मैप से इनका जो साम्राज्य ये ज़्यादा विस्तृत है, फिर भी इनका साम्राज्य भारत के मध्य भाग में बहुत अधिक फैला हुआ था। और जो विदेशी शासन थे मैंने आपको बताया, अलेक्जेंडर, अर्सोसिसा, अलेक्जेंडर, इंडूस, कपिसा, ये जो तक्षशिला, ये क्या थे? इंडो ग्रीक सिटी थे। अब ये पुष्यमित्र सिंह का जो ये पुष्यमित्र का ये चित्र आपको सामने मैंने बताया, ये पुष्यमित्र शुंग था। ये बौद्ध धर्म, ये हिंदू धर्म के अंदर ब्राह्मणवादी था। अब शुंग वंश के बारे में विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न मत है। इनके बारे में मतलब कहने का मतलब यह है कि शुंग वंश को अनेक विद्वान अनेक मत थे उनकी प्रति। शुंग वंश के किस जाति के थे, किस धर्म को मानने थे, कैसे थे, वो सारी बातें इन ग्रंथों में बताई। तो ग्रंथों के हिसाब से आप समझो, सबसे पहले जो ग्रंथ था हरिवंश ग्रंथ, नंबर 1 हरिवंश ग्रंथ में शुंग शासकों को सेनानेता कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण बताया, सेना ने बताया, और कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण कुल का इनको बताया। सेकंड पंडित हरि प्रसाद शास्त्री जी थे, उन्होंने इनको पारसी बताया, सूर्य के उपासक बताया, सूर्य मित्र के उपासक बताया इनको। तो पंडित हरि प्रसाद शास्त्री थे, वो शुंग वंश के शासकों को पारसी जाति का मानते थे, जो सूर्य के उपासक होते थे। हर्षचरित जो पुस्तक है उसमें क्या बताया इनको? अनार्य तथा निम्न कुल का। हर्षचरित में शुंग वंश के शासकों को क्या बताया? अनार्य, ये निम्न कुल के हैं, ये इनको अच्छा नहीं बताया। भारतीय साहित्य में इनको शुंग वंश के शासकों भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण, जो भारद्वाज ब्राह्मण है तो इनको उच्च गोत्र का ब्राह्मण बताया भारतीय साहित्यों के अंदर। मालविका अग्निमित्र जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें को बैम्बे कुल का शासक बताया, बैम्बे कुल जो विदेशी कुल उनका शासक बताया इन्होंने। बौद्धायन स्रोत सूत्र के अंदर कश्यप गोत्र के ब्राह्मण बताया इनको, वही कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे शुंग वंश के शासक। आश्वलायनक स्रोत सूत्र जिनमें इनको क्या बताया? ये आचार्य होते थे, और आचार्य थे, इन्होंने क्या किया? भारत के साम्राज्य पे मुगल शासन में अधिकार कर लिया। अब शुंग कालीन कला धर्म कौन कौन से थे देखते हैं। शुंग काल के अंदर भागवत धर्म को देवा, स्वाभाविक हिंदू धर्म भागवत धर्म को देवा। वासुदेव विष्णु की उपासना करते थे ये इनका उपासना तो वैष्णव करने, और वैष्णव धर्म का बहुत ज्यादा विकास इसमें होने लगा। ये विष्णु की उपासना करते थे। गरुड़ स्तंभ हिंदू धर्म का प्रथम प्रस्तर माना जाता है। जो गरुड़ स्तंभ है वो प्रथम प्रस्तर स्मारक था। इससे सिद्ध होता है कि शुंग वंश के शासक वैष्णव मती थे और वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे, और भागवत धर्म के महत्वपूर्ण अनुयायी थे। शुंगकालीन कला के उदाहरण इसमें जो आपको मिलता है, ये सामने लक्ष्मी की मूर्ति है, और ये जो स्तंभ है इसके अंदर यक्षियों की मूर्तियां बताई गई है। ये मौर्यकालीन कला का नमूना है। इसमें कौन कौन विदिशा गरुड़ ध्वज था, इसके अंदर विदिशा गरुड़ ध्वज, भांजा का चैत्य विहार, अजंता का नवा चैत्य मंदिर, नासिता काल चैत्य मंदिर, ये अनेक यक्षियों मूर्तियां भी इस समय देखने लायक थी। तो इन्हीं कला का सामने आपको नमूना मैंने बताया लक्ष्मी का, और इसका यक्ष का चित्र इसमें दे रखा है। और ये जो सामने चित्र है इसके बारे में ये भी शुंग वंश की कला का महत्वपूर्ण नमूना माना जाता है। शुंग वंश के जो अन्य शासकों के बारे में मैंने पहले बताया आपको। इसमें अन्य शासक थे जो पुष्यमित्र के बाद जो शासक हुए, एक बार उनको और आप याद रखना। अग्निमित्र, पुष्यमित्र के बाद जिनका उत्तराधिकारी था अग्निमित्र था। अग्निमित्र के बाद जो सेकंड जो शासक था ज्येष्ठ मित्र था। फिर था भद्रक, भागवत और देवभूति भी प्रमुख शासक रहे। इनका जो अंतिम शासक वासुदेव था, अंतिम शासक देवभूति था, बहुत ही अयोग्य था, और उनकी मृत्यु वासुदेव ने कर दी थी। तो इस सब पतन का कारण मैंने आपको बताऊंगा पतन कैसे हुआ इसका। उस समय जो शासक थे वो साम्राज्य ढंग से संचालन नहीं कर पाए। जो पुष्यमित्र के बाद जो शासक हुए, अभी मैंने आपको इनका उल्लेख किया,
वो शासक ढंग से इसको संचालित नहीं कर पाए, वो साम्राज्य को ढंग से संचालित नहीं कर सकते थे। देवबुद्धि शुंग जो इस वंश का अंतिम शासक था, देवबुद्धि शुंग इस वंश का अंतिम शासक था, वो अत्यधिक विलासी प्रवृत्ति का था। उसको राजकार्य से कोई मतलब नहीं था, वो हमेशा अपने महल में रहता था और इस वजह से उसने साम्राज्य की तरफ ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। जो अपना साम्राज्य था उसमें ध्यान देना बंद कर दिया। दो दो राजधानी साम्राज्य की थी, सब में ध्यान देना उसने बंद कर दिया। उसी का अमात्य था, मंत्री था, वो मंत्री था वासुदेव। तो वासुदेव ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र में ये फंस गया और थैतरीसापोर में उसकी हत्या वासुदेव ने कर दी और मगध से शुंग वंश का अंत हो गया और फिर अगला वंश स्थापित होगा, जिसका हम अध्ययन करेंगे, कर्ण वंश का अध्ययन हम करेंगे। थैंक यू। आगे कर्ण वंश का हम अध्ययन करेंगे।